अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट समाना अकरम। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 को, कि उसके अंदर मैंने डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपके साथ शेयर किया कि तलाक, निकाह और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुस्लिम के बारे में एक ऑर्डिनेंस को कैसे बनाया गया और कहाँ कहाँ पर वो एप्लीकेबल होंगी। इसी तरह से आज हम वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 के हवाले से बात करेंगे कि बेसिकली ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट को बनाने का मकसद क्या था, कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स के जितनी भी ये कोर्ट्स होंगी उनको किस तरीके से तरतीब दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो हैं उनके अंदर जो जज होंगे वो उनकी अपॉइंटमेंट को कैसे किया जाएगा, और इनकी जुरिस्डिक्शन, जो मेन चीज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है अपने इस वीडियो के अंदर, कि जुरिस्डिक्शन क्या होगी। तो आज के अगर हम इस लेक्चर को देखें तो ये जितना भी है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 ये 26 दफात पर मुश्तमिल है, और ये ऑन दी होल पाकिस्तान में जितनी भी कोर्ट्स हैं, जितनी भी फैमिली कोर्ट्स हैं, उनके अंदर इसको अप्लाई किया जाएगा। और इसी तरह से जो इसका सेक्शन 2 है उसके अंदर डेफिनेशन सारी आ जाती हैं, कि जिसके अंदर आर्बिट्रेशन काउंसिल वगैरह की भी डेफिनेशन हैं, जो अगर आप मेरा कल वाला लेक्चर सुने तो बड़े अच्छी तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया, काफ़ी अच्छी तरह से उसमें से समझा जा सकता है। तो इसी तरह से अगर हम लोग सेक्शन 3 के ऊपर चले जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स के बारे में बात की गई है कि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है अगर वो फैमिली कोर्ट्स बनाएगी तो वो कैसे बनाएगी, कि किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा फैमिली कोर्ट्स को बना सकती है, ठीक है। और उसमें जो है वो उसी तरीके से जैसे वो कोर्स बनाएगी उसमें जजेस का तकर्रुर भी किया जाएगा, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो एक या एक से ज़्यादा जो कोर्स बनाएगी उसके अंदर एक फीमेल जज का होना लाजमी होगा, और अगर वो उससे ज़्यादा फीमेल जजेस को रखना चाहेंगे तो हाई कोर्ट की परमिशन के साथ उसमें और जजेस का तकर्रुर वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग सेक्शन 4 को देखें तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस के बारे में बात की गई है कि जजेस जो होंगे जो फैमिली कोर्ट के होंगे, एक सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट की बात नहीं की जा रही, फैमिली कोर्ट, क्योंकि इसकी अपनी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि इसके ऊपर कोई भी और लॉ जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इनकी जुरिस्डिक्शन, अब उनकी क्वालिफिकेशन जजेस की क्या होगी, कि क्या एक काजी जो है वो फैमिली कोर्ट का जज बन सकता है, या जितने भी जजेस हैं जो फैमिली कोर्ट में हैं उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होगी, क्या डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो फैमिली कोर्ट का जज बन सकता है, अपॉइंट हो सकता है। इसी तरह से अब इन शॉर्ट हम बात करेंगे तो सेक्शन 5 पर जाएंगे कि सेक्शन 5 के अंदर जुरिस्डिक्शन की बात की गई, जो मेन का आज का हमारा टॉपिक है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, के कोर्ट की कितनी जुरिस्डिक्शन होगी और उनके पास कितना इख्तियार होगा, और वो कौन कौन से फैमिली कोर्ट्स जो है वो कौन कौन से मैटर्स को सुन सकेगी। इसी तरह से अगर हम लोग सेक्शन 5 को पढ़ें तो उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि फैमिली कोर्ट शैल हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन हियर एंड एडजुडिकेट अपॉन मैटर स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ दिस स्केड्यूल। तो अब हम लोग पहले इसके पार्ट 1 को पढ़ लेते हैं स्केड्यूल के, कि जिसके अंदर ये बताया गया, जिसकी 9 सब सेक्शन है, ठीक है, मतलब उसके 9 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो उनके अंदर सबसे पहला जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, के जितने भी इंक्लूडिंग खुला के जितने भी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, जितनी भी कंट्रोवर्सीज आएंगी मियाँ बीवी के दरमियान के, जैसे अगर हस्बैंड है वो बीवी उससे डिवोर्स डिमांड कर रही है लेकिन वो उसको डिवोर्स नहीं कर रहा, तो इस तरह से जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का एक दावा करेगी बीवी, जो कि जो है वो फैमिली कोर्ट के अंदर आएगा। इसी तरह से इसका पॉइंट 2 हमें बताता है कि हक महर डॉवर, कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो, अगर निकाहनामा की एंट्रीज के अंदर हक महर की रकम लिखी गई और ये लिखा गया कि वो गैर मुअज्जल है, वो आगे जाके किसी वक्त जो है वो उसको देगा, तो बीवी जो है अपना हक महर किसी भी वक्त किसी भी उम्र में कोर्ट से जाकर डिमांड कर सकती है। हाँ, उस सूरत में कि जब उसका हस्बैंड जो है उसको देने से इनकारी हो जाए, तो फिर वो फैमिली कोर्ट्स में जाएगी और जाकर अपने निकाहनामे की एंट्रीज दिखाएगी और उसके मुताबिक जो है वो सूट फाइल करेगी। इसी तरह से अगर हम लोग पॉइंट 3 पर चले जाएं तो मेंटेनेंस का आ जाता है, कि अगर शोहर जो है अपनी बीवी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा, या कुछ टाइम गुजर गया, उतने टाइम से वो उससे डिमांड कर रही है लेकिन वो उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा, या उसके बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो उनकी फीसें वगैरह भी अदा नहीं कर रहा, तो इसमें जो है वो बीवी पहले उससे मांगेगी, अगर वो इनकारी होगा तो फिर फैमिली कोर्ट में जाएगी, और
और सूट पर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस दायर करेगी। इसी तरह से जिस तरह से हमारे कानून के अंदर औरत को राइट दिया गया, तो मर्द को भी राइट दिया गया कि अगर कोई भी बीवी बिला वजह हकूक़ ज़ौजियत को अदा नहीं करती, अपने वालिदैन के घर चली जाती है या कहीं और किसी ऐसी जगह पे चली जाती है कि जिसके बारे में शौहर को पता नहीं है, या अगर वो उससे जाकर कहता है, उसको वापस बुलाता है, लेकिन वो उसकी डिमांड को भी पूरा नहीं करती या उसके बुलाने पर भी वापस नहीं आती, तो शौहर जो है वो फैमिली कोर्ट के रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का दावा करेगा, जिसके मुताबिक जो है वो हकूक़ ज़ौजियत को मांगेगा। इसी तरह से इसका अगर पॉइंट 5 देखें तो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है कि ये एक मुकम्मल एक चैप्टर और बनता है कि जिसके बीच में हम पूरा इसको बताएंगे कि कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे कितनी एज तक माँ के साथ रह सकते हैं और कितनी एज तक जो है वो बाप के साथ रह सकते हैं। तो बच्चियों के बारे में भी वो भी पूरा डिस्कस किया जाएगा कि बालिग होने तक और नाबालिग होने तक इसमें बच्चे कहाँ पर रहेंगे। फिर इससे आगे गार्डियनशिप आ जाता है। ये अगर माँ बाप में से दोनों में से कोई एक भी इस दुनिया से चला जाता है या अगर कोई कहीं और चला जाता है और कुछ पता नहीं चल रहा उनका, तो अब उनकी गार्डियनशिप बच्चों की किसके हवाले होगी। अब बच्चों की वेलफेयर को देखा जाएगा कि अगर बाप के पास जाएगी या नानी के पास जाएगी, तो या जो है वो कोर्ट अपने पास जो है उसकी गार्डियनशिप रखेगी और कोर्ट को किसी और ऐसे रीजनेबल बंदे को अपॉइंट कर देगी। इसी तरह से पॉइंट 7 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेक्टिटेशन ऑफ मैरिजेज, के जिसके बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है कि अगर कोई भी लड़की के जिससे अगवा कर लिया जाता है या फोर्सेबली उससे निकाह करवा लिया जाता है, निकाहनामा की एंट्रीज में उसके सिग्नेचर करवा दिए जाते हैं या थंब इम्प्रेशन लगवा दिया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो हो गया तो वो कह दे कि मेरा निकाह हो चुका है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लॉ ने वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 के सेक्शन 5 के अंदर, फिर उसके सब सेक्शन 1 के स्केजुअल जो उन्होंने दिया हुआ उसके पार्ट 1 के अंदर वो हमें यह बताते हैं कि वो लड़की जाके कोर्ट के अंदर जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का दावा करेगी कि ये जो मेरा निकाह हुआ ये असली नहीं है, ये मुझसे फोर्सेबली करवाया गया है, इसको निकाह नहीं माना जाएगा। फिर कोर्ट जो है उसको मजीद आगे एंटरटेन और एडजुडिकेट करेगी, उस मैटर को आगे लेकर जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग पॉइंट 8 देखें तो वो डावरी के बारे में है कि जितने भी वो लड़की है अगर वो जहेज सामान लेकर गई है तो जितने भी उसका सामान जहेज होगा उसके पास लिस्टें मौजूद होगी। अगर तो वो उसके हस्बैंड की यूज़ और ऑक्यूपेशन में है तो फिर जो है वो अपनी लिस्ट के मुताबिक वहाँ से कोर्ट से जाकर अपने सामान का डिमांड करेगी और फैमिली कोर्ट जो है वो उसको एडजुडिकेट करेगी, उसके मैटर को एंटरटेन करेगी और जहाँ तक पॉसिबल हुआ वो उसको सामान वापस दिलवाएंगी। इसी तरह से अगर हम पॉइंट 9 को देखें तो पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग ऑफ अ वाइफ, कि जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी, मतलब उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई मैट्रिक की, एफए की, बीए की, किसी भी किस्म की अगर कोई असनाद है उसकी और वो उसके शोहर के घर में रह गई हैं और वो वापस देने से इनकारी है, तो फिर जो है वो कोर्ट में जाएगी और जाकर एक दावा करेगी कि जितनी भी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसको वापस दिलवाए जाएँ। फिर नाज़रीन इसी तरह पंजाब में अमेंडमेंट आई 2015 में कि जिसमें यह बताया गया कि पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग ऑफ अ वाइफ एंड अ चाइल्ड लिविंग विद हिज मदर, कि जो भी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, कि जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे या उसका कोई सामान होगा या उसके बच्चे होंगे, ये जो है वो बीवी के साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये बात बतानी बड़ी ज़रूरी है कि ये जो है ये पंजाब में एग्जिस्ट करता है। पंजाब के अलावा मतलब अगर कोई निकाह वो इस्लामाबाद में हुआ है तो उस पे ये वाला कानून लागू नहीं होगा किसी भी सूरत में, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है ये पंजाब के अंदर आई 2015 में। इसी तरह से इसका पॉइंट 10 बताया गया कि एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द निकाहनामा, निकाहनामा की एंट्रीज के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की अगर कोई चीज़ लिखी जाती है या कोई कंडीशन लिखी जाती है तो उसको भी उसके रिलेटेड अगर कोई मामला होता है तो वो जो है वो फैमिली कोर्ट में जाएंगे और फैमिली कोर्ट जो है उसको एंटरटेन करेगा और एडजुडिकेट करेगा और उनके मैटर को जो है वो सॉर्ट। और इसी तरह से ज्यूरिसडिक्शन में अगर हम देखें तो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि इसके पास देखें, पहली बात ये कि फैमिली कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है कि वो किसी भी मैटर को एंटरटेन कर सकती है, ठीक है, उसको एडजुडिकेट कर सकती है किसी भी मैटर को, लेकिन उस पर क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं होगा या सिविल लॉ उस पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन हमें इसका सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि ये जो इसके पार्ट 2 में कुछ सेक्शंस के बारे में बताया गया कि अगर वो ऑफेंसेस क्रिएट हो जाते हैं तो फिर उस सूरत में जो है फैमिली कोर्ट से उसको इंटरटेन कर सकती हैं। आइए हम लोग इसका पार्ट 2 देखते हैं। ऑफेंसेस एंड एड एंड अबेटमेंट देयर ऑफ अंडर सेक्शन 337A(1), अगर 337A(2) होगा तो फिर वो भी इसके अंडर फॉल नहीं करेगा।
337F1 और अगर इसी तरह से कोई और सेक्शन होगा तो वो इसके अंडर फॉल नहीं करेगा। 341, 342, 345 से लेकर 346 और 509 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, अगर ये वाले सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं कि मतलब उनमें अगर किसी भी किस्म की छोटी मोटी कोई लड़ाई हो जाती है या वो एक दूसरे से मतलब सख्त हार्श हो जाते हैं, अगर ऐसा कोई मामला आ जाता है तो फिर उस सूरत में जो है वो फैमिली कोर्ट्स को एडजुडिकेट कर सकेगी उस मैटर को। इसी तरह से फिर वो कह रहे हैं कि द हाई कोर्ट में विद अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट अमेंड द स्केड्यूल सो एज टू अल्टर, डिलीट और ऐड एनी एंट्री देयर। आपके हाई कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल लेकर इस एक्ट के अंदर अगर वो कोई भी चीज़ ऐड करना चाहेगी, डिलीट करना चाहेगी, आल्टर करना चाहेगी तो गवर्नमेंट की परमिशन के साथ जो है वो कर सकती है। तो नाजरीन, आज का हमारा सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसमें आसानी हुई होगी इसको समझने में, और अगले सेशन तक के लिए खुदा हाफिज़।